हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 20 के बारे में। आपने कई बार ये सोचा होगा कि भाई अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं 10 साल 15 साल 20 साल, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दी है, वो हमेशा ऊपर ही गया है। और वहीं अगर मैं इतने पीरियड के लिए किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं, तो वो हो सकता है कि कुछ साल ऊपर जाए, लेकिन वो नीचे भी आ सकता है, जैसे कि यस बैंक। और दूसरा, अगर आप एक साल की परफॉर्मेंस भी देखें तो निफ्टी 50 ने 60% से ज्यादा की रिटर्न दी है। और इसी पीरियड में कुछ स्टॉक्स ने इससे कई गुना ज्यादा रिटर्न दी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इससे कई गुना कम या नेगेटिव रिटर्न भी दी है। तो अब अगर आप कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, आपको इतनी नॉलेज नहीं है डायरेक्ट इक्विटी की, या आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप कई बार ये सोचते होंगे कि क्या कोई तरीका है कि मैं डायरेक्टली निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कर दूं ताकि वो लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छी रिटर्न दे। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि निफ्टी 50 क्या है और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो ये एक इंडेक्स है जिसमें कि भारत की 50 लार्जेस्ट कंपनीज को लिया जाता है, जो कि नॉर्मली अपने सेक्टर की लीडर्स होती हैं। क्योंकि एनएससी में लगभग 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, तो अगर हमें उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है तो बहुत ही मुश्किल है कि 5000 कंपनीज को लिया जाए। तो नॉर्मली ये जो टॉप कंपनीज होती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, और इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही हम ये देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज कैसा कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि भाई इसमें 50 स्टॉक सिलेक्ट कैसे होते हैं, तो सबसे पहले तो कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि भाई वो स्टॉक जो इसमें सेलेक्ट होगा वो एनएससी पे लिस्ट होना चाहिए। तो जैसे एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर वो लिस्ट नहीं है तो वो इसका पार्ट नहीं बन सकती। और दूसरा, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी ट्रेड करना चाहिए। और उसके अलावा जब ये कंडीशन वो फुलफिल कर लेते हैं कि भाई वो एनएससी पे भी है और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी है, तो उसके बाद उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप 50 कंपनीज को चूज किया जाता है। हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है अगले पेज में और डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये होती है कि लिक्विडिटी होनी चाहिए, उसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ताकि लोग आसानी से उसको बाय और सेल कर सकें। और उसके अलावा क्या ये 50 कंपनीज फिक्स हो जाती हैं? तो नहीं, ये 50 कंपनी फिक्स नहीं होती हैं। ये एवरी 6 मंथ्स इनको चेंज किया जाता है। और इसमें से हटाने का रीजन ये होता है कि किसी कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया है या वो डीलिस्ट हो गई है, तो उसको हटा दिया जाता है और उसको रिप्लेस किया जाता है कोई जो इमर्जिंग स्टॉक है जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी बढ़ गया है, तो उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो आप देख सकते हैं कि 25 कंपनीज लेफ्ट साइड में और 25 कंपनीज राइट साइड में हैं, जो कि निफ्टी 50 का पार्ट हैं। और आप ये भी देखेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से आते हैं, कोई आईटी से है, कोई फाइनेंशियल से है, कोई एनर्जी सेक्टर से है। और इनको जो वेटेज दी जाती है वो दी जाती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो अगर हम किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स जितने भी हैं उसको करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम उसमें से प्रमोटर का हिस्सा हटा दें, यानी कि सिर्फ वो शेयर लें जो कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड के लिए अवेलेबल हैं, तो उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और उसी के बेसिस पे इनको वेटेज दी जाती है, जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो रिलायंस की जैसे 10.4% है, एचडीएफसी बैंक की 9.1% है। तो इस वेटेज का मतलब क्या है? इस वेटेज का मतलब है कि अगर हम एग्जांपल लें कि अगर रिलायंस का शेयर 10% ऊपर जाता है एक दिन में और बाकी शेयर में कोई भी बदलाव नहीं होता, तो इसकी 10% वेटेज का मतलब यह है कि अगर रिलायंस का शेयर 10% ऊपर गया है तो उसका 10% यानी कि 1% निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। और वहीं पे अगर हम दूसरा एग्जांपल लें टाइटन, जिसकी की वेटेज 1% के आसपास है, तो वो अगर 100% ऊपर जाता है, यानी कि वो डबल हो जाता है, तो भी निफ्टी 50 1 ही % ऊपर जाएगा। तो इसलिए वेटेज से इम्पैक्ट पड़ता है। तभी
यही बोला जाता है कि जिनकी वेटेज ज्यादा है, अगर उन शेयर्स में मूवमेंट होगी तो निफ्टी 50 में भी काफी भारी मूवमेंट देखी जाएगी। तो इसके लिए एक पॉपुलर टर्म है ऋतिक शेयर्स। तो ये बोला जाता है कि अगर ये टॉप 7 शेयर्स हम लें तो इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 50% है। तो अगर इन 7 शेयर में कभी भी कोई बड़ी मूवमेंट होती है तो आप उस दिन देखेंगे कि निफ्टी 50 में भी बड़ी मूवमेंट देखी जाती है। तो ये ऋतिक क्यों बोला जाता है, इनके फर्स्ट इनिशियल्स को लिया जाता है, जैसे एच से एचडीएफसी बैंक, फिर आर से रिलायंस, आई से इंफोसिस, टी से टीसीएस, एच से एचडीएफसी लिमिटेड, आई से आईसीआईसीआई बैंक और के से कोटक महिंद्रा बैंक। और इनका 50% के आसपास का हिस्सा है। तो ये कंपनीज में कोई भी बड़ी मूवमेंट निफ्टी 50 को इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन ये भी आता है लोगों के मन में कि भाई टीसीएस जो कि इंडिया की नंबर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखा जाए, लेकिन उसकी वेटेज 5% के आसपास है, और वहीं इंफोसिस जो कि उससे आधी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, उसकी परसेंटेज वेटेज 8.28% है। तो उसका अगेन रीजन यही है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन टीसीएस का जरूर ज्यादा है, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, क्योंकि टीसीएस में 70% से भी ज्यादा हिस्सा प्रमोटर के पास है, वहीं इंफोसिस में सिर्फ 12% प्रमोटर के पास है। तो अगर हम प्रमोटर का हिस्सा हटा दें तो जो वेटेज बनती है उसमें इंफोसिस टीसीएस से ज्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो इसलिए इंफोसिस की वेटेज ज्यादा है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी 50 समझ आ गया, लेकिन इसमें अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड आते हैं सारे एएमसीज के, उसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, यानी कि जो बीज होते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, ये ईटीएफ्स होते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली क्या होगा कि आप जब भी कोई चीज बाय और सेल करेंगे उसका डे एंड प्राइस लिया जाता है, लेकिन ईटीएफ में ये एक्टिवली शेयर की तरह ट्रेड करते हैं। तो आप जैसे 9 बजे, आई मीन 9:30 पे अगर इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो वो जो प्राइस चल रहा होगा वही आपको मिलेगा। लेकिन अगर 9:30 पे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको जो डे एंड में प्राइस होगा वो मिलेगा। लॉन्ग टर्म में इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो कई बार मार्केट एक बार नीचे गिरती है फिर डे एंड पे वो ऊपर आ जाती है। तो म्यूचुअल फंड के केस में आपको ऊपर वाले वैल्यू पे शेयर्स मिलेंगे, लेकिन ईटीएफ में आप थोड़ा सा बेटर टाइम कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें कोई लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है तो बड़ा फर्क नहीं होता, बट मेनली है कि ईटीएफ शेयर की तरह ट्रेड होते हैं, डीमैट अकाउंट में दिखते हैं, और म्यूचुअल फंड में आपको डे एंड प्राइस मिलेगा। और कई बार म्यूचुअल फंड की कुछ टाइम लाइन होती है कि अगर आप 2 बजे तक करोगे या 3 बजे तक करोगे तभी आपको डे एंड का प्राइस मिलेगा, नहीं तो अगले दिन का मिलेगा। लेकिन ईटीएफ में अगर आप 3:29 पे भी करते हो तो आपको 3:29 पे जो प्राइस चल रहा है वो मिलेगा। और अगर अब आप बात करें कि इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये 17 से 18 स्कीम्स हैं, ईटीएफ्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। तो ये आप अपने डीमैट अकाउंट में उनको ढूंढ के, जैसे आप शेयर ढूंढते हैं, मान लो रिलायंस खरीदना चाहते हैं तो आप रिलायंस टाइप करेंगे अपने डीमैट अकाउंट में और उसके बाद उसमें ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप जैसे निपॉन के निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप निफ्टी 20 के नाम से इसको ढूंढ सकते हैं। एसबीआई के उसमें ईटीएफ में आप करना चाहते हैं तो एसईटी FNIF50 के नाम से आप ढूंढ सकते हैं। तो आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें अब 18 से 19 फंड हैं, तो ईटीएफ्स हैं। तो इसमें करना किसमें चाहिए, तो उसके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है लिक्विडिटी, यानी कि अगर उसकी लिक्विडिटी हाई है तो वो अच्छा है, क्योंकि कल को अगर मान लो आप उसे खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो हो सकता है कि आप कुछ टाइम तक ट्रेड ना कर पाए। तो हाई लिक्विडिटी हमेशा अच्छी होती है। दूसरा पैरामीटर होता है एक्सपेंस रेशो, यानी कि वो फीस कितनी चार्ज करते हैं। नॉर्मली इनकी फीस बहुत ही रीजनेबल होती है, लेकिन जितनी कम हो उतनी अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं कि निपॉन की 0.05 है और एक्सिस की 0.07 है। तो अगर और पैरामीटर्स पे निपॉन अच्छा है तो एक्सपेंस रेशो के बेसिस पे निपॉन को लिया जा सकता है। और तीसरा पैरामीटर होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये होता है कि भाई ये निफ्टी 50 से कितना डिफर करता है, यानी कि निफ्टी 50 अगर 10% बढ़ेगा तो इसका ट्रैकिंग एरर 0.03 है तो ये शायद 9.97% बढ़े।
तो इसके रीजन यही होते हैं कि एक तो ये जो आपकी फीस होती है वो आपकी इसमें से एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा कई और रीजन होते हैं, टाइमिंग होता है कि जो कैश आपसे मिला और इन्होंने मार्केट में परचेज किया उसमें थोड़ा बहुत टाइमिंग होता है। इसके अलावा कुछ इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं कि आपने भारी मात्रा में लोगों ने खरीद लिया ईटीएफ, और जब वो फंड हाउस ने उसको खरीदने की कोशिश करी तो उस टाइम पे इतनी लिक्विडिटी नहीं है और फिर उसकी वजह से प्राइस बढ़ गया। तो ये कुछ रीजन होते हैं। तो ट्रैकिंग एरर भी जितना कम हो उतना अच्छा है। हालांकि ये वैसे बहुत ही मिनिमल होता है, लेकिन आप कई बार ये देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस ईटीएफ की और निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा जो फर्क होता है वो ट्रैकिंग एरर की वजह से ही होता है। और लास्ट क्वेश्चन में भी आपके मन में ये होगा कि क्या ये डिविडेंड मिलता है। तो जी हाँ, कुछ स्कीम होती हैं जो इसमें से डिविडेंड देती हैं, जैसे एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ डिविडेंड देती है, लेकिन निपॉन नॉर्मली नहीं देता है। तो वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प होगी कि भाई अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।